बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक लकड़हारा जिसका नाम राजन है अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ और दो छोटी बहनें भी थी। राजन बहुत होशियार और मेहनती लड़का था। वो गरीब जरूर था, लेकिन उसमें हिम्मत कूट कूट कर भरी थी। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और उसकी माँ दो छोटी बहनों के साथ घर संभाल रही थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कठिन थी और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी अब राजन पर ही थी। वो हर दिन जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने जाता और उन लकड़ियों को बेचकर वो अपने घर का गुजारा किया करता था। लकड़ियां काटकर बेचने से जो भी पैसे मिलते वो घर के खर्च में काम आते। वो जानता था कि उसकी माँ और बहनें सिर्फ उसके ऊपर निर्भर हैं। राजन छोटे से छोटे काम को भी बड़े जतन से करता ताकि घर में किसी को भी कोई कमी महसूस ना हो। लेकिन उसका जीवन इतना आसान नहीं था। रोज जंगल जाना, लकड़ियां काटना और फिर उन्हें बाजार में बेचना, ये सब बहुत मेहनत का काम था। लेकिन राजन कभी थकता नहीं था। एक दिन राजन की दोनों बहनें पलंग पर कूद रही थी कि तभी पलंग पुराना होने की वजह से टूट गया। जब राजन जंगल से लकड़ियां लेकर घर लौटा तो उसकी माँ ने ये बात उसे बताई। पहले तो राजन को गुस्सा आया कि घर में एक ही पलंग था, वो भी टूट गया। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो दोनों अभी छोटी हैं और किसी गंभीर चोट से तो बच गई हैं। उसने माँ से कहा, कोई बात नहीं माँ, शुक्र है कि हमें कोई चोट नहीं आई, यही सबसे बड़ी बात है। पलंग टूट गया तो क्या हुआ, ये तो एक चीज ही है। किस्मत में हुआ तो और आ जाएगा, और अगर नहीं भी आया तो हम अपनी मेहनत से एक नया बना लेंगे। चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन हम एक साथ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इस पर उसकी माँ को बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने सोचा कि उसका बेटा कितना समझदार हो गया है। अगले दिन सुबह राजन जल्दी उठ के जंगल में चला गया और बहुत सारी लकड़ियां काटने लगा। उसमें से उसने कुछ लकड़ियों को खास तरीके से सफाई से काटा। लकड़ियां काटते काटते उसे बहुत देर हो गई। उसे घर पहुंचने में बहुत अंधेरा हो गया। अंधेरा होने की वजह से वो उस दिन लकड़ियां लोगों को नहीं बेच पाया, तो ऐसे ही घर पहुंच गया। अगले दिन सुबह वो फिर जल्दी से उठा और सब लोगों को रास्ते में ही लकड़ियां बेचता बेचता उनके घर के बाहर देकर चलता रहा और फिर एक बार फिर जंगल में पहुंच गया। अगले दिन सुबह वो फिर से जल्दी उठा और सब लोगों को रास्ते में ही लकड़ियां बेचता बेचता उनके घर के बाहर देकर चलता रहा। ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। राजन की माँ ये सब कुछ देख तो रही थी, पर इससे पहले कि वो राजन से कुछ पूछती, उससे पहले ही राजन हर सुबह घर से चला जाता। वो चिंतित होने लगी कि मेरे बेटे को कितना सारा काम करना पड़ता है, कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसे। अब तो उसके पास हमारे लिए भी समय नहीं है, और मन ही मन रोने लगी। पर उस दिन राजन समय पर घर लौट आया और उसके पास एक सुंदर सा पलंग भी था। राजन की माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वो पलंग को देखकर खुश हो या फिर राजन पर गुस्सा हो कि ये क्यों और कहां से लेकर आया है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम ऐसा पलंग लेकर आ सकें। इसने ऐसा क्यों किया होगा। इतने सारे सवाल उसकी माँ के मन में थे, पर वो पूछने के लिए झिझक रही थी। पर अंत उसने राजन को बोला, ये पलंग तुम कहां से लेकर आए हो? इसकी क्या जरूरत थी बताओ? मैं पहले ही कह रही थी कि हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि ऐसी चीजों पर खर्च करें। घर के हालात देखो, रोज की जरूरतों को पूरा करना ही मुश्किल हो रहा है। सच बताओ, क्यों लाए इसे? क्या ये वाकई इतना जरूरी था कि बाकी सब कुछ पीछे छूट गया? और राजन को डांटने लगी। राजन ये सारा कुछ चुपचाप सुनता रहा। जब माँ शांत हो गई, फिर उसने बताया कि माँ, ये पलंग मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। इसमें कोई खर्चा नहीं किया है, एक भी पैसा नहीं लगा। पर हाँ, थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ी है। कई दिनों से खाली वक्त में लकड़ियां जुटा रहा था। पुराने टुकड़े जो पड़े थे उन्हें ठीक किया, तराशा और इस काबिल बनाया कि कुछ काम आ सके।
मैंने सोचा था कि जब तुम्हें इस पर सोने का आराम मिलेगा तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। माँ, इसमें मेरा दिल लगा है। मेरी चाहत थी कि तुम आराम से सो सको। ये सब सुनकर राजन की माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते रोते राजन के गले लग गई और कहने लगी, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सच जाने और बिना तुम्हारी मेहनत समझे ही तुम्हें इतना कुछ कह दिया। मुझे नहीं पता था कि ये पलंग तुम्हारे हाथों की मेहनत और प्यार का नतीजा है। मैं तो बस ये सोचकर परेशान हो गई थी कि कहीं तुम्हें इसके लिए पैसे उधार न लेने पड़े हों या तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म न हो गया हो। पर अब मुझे समझ आ गया है कि ये सिर्फ एक पलंग नहीं है। ये तुम्हारे अपने हाथों का बनाया हुआ वो तोहफा है जिसमें तुमने अपना दिल और मेहनत झोंक दी है। मैं कितनी गलत थी बेटा। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मुझे माफ कर दो। पलंग को देख उसकी दोनों बहनें भी झूम उठीं। अब सब खुश थे, पर राजन अभी भी काम में इतना मगन था कि जो भी कुछ कर सके वो करेगा और अपने परिवार को ऐसे ही खुश रखेगा। वो रोज थोड़ी थोड़ी लकड़ियां ज्यादा काटता, फिर उनसे अच्छी अच्छी कुर्सियां बनाने की कोशिश करता। उसके गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ का नाम मदन लाल था, जो कि बहुत लालची किस्म का इंसान था। वो हमेशा लोगों को लूटने के बहाने ढूंढता रहता था। एक दिन सेठ के घर एक गरीब किसान जिसका नाम रघु था, अपने खेत की फसल बर्बाद होने के कारण सेठ के कर्ज का भुगतान नहीं कर पाया। सेठ ने रघु से कहा, तो रघु, समय पूरा हो गया। कर्ज चुकाने आया है या फिर खाली हाथ मुझसे दया की भीख मांगने? रघु गिड़गिड़ाते हुए, सेठ जी, मैं जानता हूँ कि कर्ज का समय निकल चुका है, लेकिन इस बार फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। थोड़ा और समय दे दीजिए, भगवान कसम अगली फसल में सब चुका दूंगा। सेठ गुस्से से, अरे, ये कहानी तो हर बार सुनाता है। अगली फसल, अगला मौसम और फिर बहाने। अब मुझे तेरी बातें नहीं सुननी। या तो पैसे दे या अपना घर और खेत छोड़ दे। रघु रोते हुए, सेठ जी, ये घर तो मेरे बाप दादा की विरासत है। मेरी बीवी और बच्चे कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी दुनिया में हमारा कोई सहारा नहीं है। दया कीजिए सेठ जी। सेठ क्रूरता से हंसते हुए, दया? दया तो अमीरों की बपौती नहीं है रघु। तूने मेरे पैसे नहीं चुकाए, अब मैं तेरी जमीन पर कब्जा करूंगा। और हाँ, कल सुबह तक यह घर खाली कर दे, वरना पुलिस को बुला लूंगा। रघु आंसू पोंछते हुए, सेठ जी, आप जो चाहें ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चों पर रहम कीजिए। ये ठंड में कहाँ जाएंगे? मैं आपका गुलाम बनकर जिंदगी भर काम करूंगा। बस मेरे घर को बख्श दीजिए। सेठ ठंडी आवाज में, गुलामी का भी कोई भरोसा नहीं रघु। इस बार तेरी जमीन और घर दोनों मेरे। जा, अपनी किस्मत को कोस और घर खाली कर। रघु निराश होकर चला जाता है। सेठ किसी की नहीं सुनता। फिर एक दिन राजन जब खुद के लिए कुर्सी बनाकर घर ले जा रहा था, तो गांव के उस सेठ ने उसको देख लिया। सेठ को राजन का काम बहुत पसंद आया और उसकी खूब तारीफ करने लगा। फिर एक दिन सेठ ने उसे फिर अपने घर बुलाया और उसकी काम की तारीफ करते करते बोला, क्या कहने बेटे, तुम इतनी खूबसूरती से चीजें बनाते हो कि देखने वाले भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। तुम्हारे हाथों में तो जैसे कोई जादू है। मैंने सुना है कि तुमने जो पलंग बनाया है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े कारीगर ने अपनी कला से इसे सजाया हो। मैं सोचता हूं, अगर तुम किसी बड़े शहर में जाकर अपना हुनर दिखाओ, तो न जाने कितने लोग तुम्हारे काम को सराहेंगे। वहां तुम्हें अपनी मेहनत का असली दाम मिलेगा और बहुत पैसा भी कमाओगे। तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। आपका कहना ठीक है, पर मेरा दिल इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ये पलंग मैंने सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि अपने गांव की मिट्टी और अपनी माँ के आशीर्वाद से बनाया है। शहर जाकर पैसा तो कमा लूंगा, लेकिन वहां इस मिट्टी की खुशबू, अपने खेतों का सुकून और अपने लोगों का अपनापन कहाँ मिलेगा? यहाँ भले ही कम कमाई हो, लेकिन दिल को सुकून मिलता है। मेरे लिए पैसा सब कुछ नहीं है सेठ जी। मेरे लिए यह गांव, यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोग सबसे बड़ी दौलत है। और अगर मैं अपनी मिट्टी से दूर हो गया तो मेरा हुनर भी जैसे बेजान हो जाएगा।
राजन ने उसकी इस बात के लिए मना कर दिया और तारीफ करने के लिए धन्यवाद करते करते वहां से चला गया। सेठ मदन लाल अपनी चालाकी और लालच के कारण गांव में मशहूर था। उसकी प्रतिष्ठा एक अमीर व्यक्ति की थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो गरीबों की मेहनत का शोषण कर अपनी दौलत बढ़ा रहा था। गांव के कई लोग उसके झूठे वादों और चालाकी का शिकार हो चुके थे। सेठ अक्सर उन किसानों को निशाना बनाता जो कर्ज के दबाव में होते। वो उनसे वादा करता कि वो उनकी मदद करेगा, लेकिन बदले में उनकी जमीन और घर हथिया लेता। सेठ की सबसे बड़ी ताकत उसका चतुराई भरा दिमाग और लोगों को अपनी बातों में फंसाने की कला थी। उसे अपनी चालाकी पर गर्व था, लेकिन अब उसकी नजर राजन पर थी। कुछ दिनों बाद सेठ ने अखबार में एक खबर पढ़ी जिसमें लिखा था कि पास के एक शहर में एक कला का मुकाबला होने वाला है और जीतने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलने वाला है। ये देखकर सेठ को राजन की याद आ गई और उसके मन में लालच जाग उठा। सेठ के दिमाग में एक तरकीब आ गई। राजन बोला तो था ही, सेठ मदन लाल उसके पास गया और बोला, देखो राजन, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूं। मैं तुम्हारा काम कई बार देख चुका हूं और सच कहूं तो मुझे तुम्हारी मेहनत और हुनर पर बहुत गर्व है। यही वजह है कि मैं आज यहां तुम्हारे पास आया हूं। सुनो, शहर में एक बड़ा मुकाबला हो रहा है जिसमें कारीगरों और कलाकारों को अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। अगर तुम जीते तो नाम और इनाम दोनों मिलेंगे। मैंने तुम्हारे नाम से वहां तुम्हारी एंट्री करवा दी है। अब यह मौका तुम्हारे हाथ में है राजन। क्या तुम तैयार हो इस चुनौती के लिए? मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने हुनर से सबका दिल जीत लोगे। तो क्या कहते हो, चलोगे मेरे साथ उस मुकाबले में? राजन ने सेठ से पूछा। सेठ जी, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करना चाहते हैं? सेठ ने बड़ी चालाकी से उससे बोला, राजन, तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे मित्र थे। उन्होंने कभी मुझसे थोड़े पैसे उधार लिए थे, लेकिन समय ने ऐसा पलटा खाया कि वो इसे चुका नहीं पाए। कल रात वो मेरे सपने में आए। उनकी आंखों में अजीब सा दर्द था और वो मुझसे कह रहे थे, मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरा उद्धार अब भी बाकी है। जब तक ये कर्ज चुकता नहीं होगा, मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी। तुम्हारे पिताजी का वो चेहरा मेरे दिल पर छा गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और यही सोचते सोचते मैं तुम्हारे पास चला आया। मैं बस यही चाहता हूं राजन कि मेरे दोस्त की आत्मा को शांति मिले, और इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। इनाम की राशि से तुम्हारे पिताजी का उद्धार चुका दिया जाएगा। मेरा बस एक ही सपना है कि तुम्हारे पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। राजन तो बोला था, इसलिए सेठ की चालाक बातों में आ गया और उसके साथ जाने के लिए मान गया। अंत वो दिन भी आ गया जिस दिन उसने सेठ के साथ शहर जाना था। राजन ने अपनी माँ को बोला, माँ, मैं सेठ मदन लाल जी के साथ शहर जा रहा हूँ। वो मेरे काम से बहुत प्रभावित हैं और मुझे वहाँ एक बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका देना चाहते हैं। ये मेरे लिए एक बड़ा अवसर है माँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लेकर चिंतित हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि वहां ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। जैसे ही मेरा काम पूरा होगा और प्रतियोगिता खत्म होगी, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हें अकेला छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। तुम बस अपना और घर का ध्यान रखना। ये सुनकर राजन की माँ को अचंभा सा हुआ कि ये शहर क्यों जा रहा है और ये उस लालची सेठ के साथ ही क्यों जा रहा है। पर इससे पहले वो उससे कुछ पूछ पाती, वो वहां से चला गया। कुछ समय बाद ही राजन और सेठ दोनों शहर में पहुंच गए। वहां मुकाबले में बहुत सारे लोग आए हुए थे। राजन इन सबको देखकर थोड़ा घबरा रहा था, पर सेठ ने उसका इसमें साथ दिया और बोला, राजन, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। घबराने से कुछ भी नहीं बदलता, बल्कि तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। अपने आप पर यकीन रखो बेटा। अपने पिताजी को याद करो। इसी मकसद से तो तुम यहाँ आए हो, ताकि तुम उनका कर्ज चुका सको और उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तुम्हारे पिताजी ने जो भी किया वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बेहतर भविष्य के लिए किया था। उन्होंने तुम्हारे पालन पोषण और परवरिश के लिए यह कदम उठाया। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनके इस अधूरे काम को पूरा करो। यह तुम्हारा फर्ज है राजन। यही तुम्हारा कर्तव्य है। यह समय सोचने या घबराने का नहीं है। यह समय है साहस दिखाने का।
यह समय है अपने पिताजी की यादों को और उनके संघर्षों को सम्मान देने का। अब जाओ बेटा, अपना सर्वश्रेष्ठ दो और यह मत भूलना कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पिताजी की खातिर भी यह कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम यह कर सकते हो। चलो जाओ और जीत कर लौटो। राजन के कानों और दिमाग में ये सारे शब्द घूमने लगे, जिसकी वजह से राजन की आंखों में आंसू आ गए। फिर मुकाबला शुरू हो गया। राजन आंखों में आंसू लेकर अपने पिताजी को याद करते करते लकड़ियां काटने लगा। उन लकड़ियों से राजन ने एक सुंदर शिल्प तैयार किया। उन्होंने राजन से पूछा, ये तुमने क्या बनाया है राजन? ये पुतला तो काफी अनोखा लग रहा है, लेकिन एक बात बताओ, इसके हाथ तुमने इस तरह ऊपर क्यों उठा रखे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी को आशीर्वाद दे रहा हो या मानो किसी को अपने स्नेह में समेटने के लिए तैयार हो। ये पुतला तो जैसे अपने आप में एक कहानी कह रहा है। वाह राजन, सच में बहुत शानदार बनाया है तुमने। तुम्हारे हुनर की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन एक बात बताओ, ये पुतला किसकी सूरत पर आधारित है? ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई गहराई छुपी हुई है। शायद किसी ऐसे इंसान की झलक है जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब रहा हो। राजन ने नम आंखों से देखते हुए बताया, यह पुतला मेरे पिताजी का है। जब मैं इसे बना रहा था तो ऐसा लगा मानो मेरे पिताजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हों, और अब जब यह पुतला पूरा हो गया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सच में मुझसे कह रहे हैं, धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे आज मुक्त कर दिया। मैंने इसे अपने पूरे दिल से बनाया है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। यह सुनकर निर्णायक को थोड़ा सा अजीब लगा। उसने पूछा, मुक्त कर दिया, इसका क्या मतलब है राजन? तो राजन ने बोला, साहब, मैं एक सेठ जी के साथ आया हूँ। वह मेरे पिताजी के दोस्त थे। मेरे पिताजी उनके सपने में आए थे। और सारी बात सुनकर निर्णायक को उसकी बातों पर बड़ी हैरानी हुई। वो सोचने लगा। उसकी कला को देखकर वो समझ रहा था कि ये पागल तो नहीं है। इसने इतनी सुंदर शिल्प तैयार की है, जरूर दाल में कुछ काला है। फिर निर्णायक ने राजन से पूछा, तुम्हारे पिताजी ने कितने पैसे लिए थे सेठ से? तो राजन ने बोला, मुझे यह पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन सेठ जी ने कहा है कि अगर मैं इस प्रतियोगिता में जीत गया तो इनाम की राशि उन्हें दे दूं। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी ने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे और वह कर्ज अब भी बाकी है। बस यही एक चीज बची है जिसे चुकाकर मैं अपने पिताजी का बोझ हल्का कर सकता हूं। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि इस प्रतियोगिता में जी जान से मेहनत करूंगा ताकि पिताजी का यह अंतिम कर्ज चुका सकूं और उनकी आत्मा को शांति मिल सके। ये सुनकर निर्णायक का शक यकीन में बदल गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इनाम की राशि है कितनी? राजन ने ना में जवाब दिया। फिर निर्णायक ने राजन को बोला, सेठ जी को यहाँ बुला लाओ, मैं उनका इनाम उन्हें खुद अपने हाथों से देना चाहता हूँ। राजन ने ऐसा ही किया और सेठ जी को ले आया। सेठ जी की आंखों में लालच टपक रहा था। निर्णायक ने बोला, क्या आपके पास कोई दस्तावेज या कागज है जिसमें यह साफ साफ लिखा हो कि कर्ज की राशि कितनी है? मैं चाहता हूं कि सब कुछ स्पष्ट हो ताकि कोई भी शंका न रहे। ये सुनकर सेठ कांपने लगा। जी महोदय, वो दस्तावेज तो मेरे पास थे, लेकिन शायद घर पर कहीं रखे रह गए हैं। मैं अभी सही से याद नहीं कर पा रहा हूं। आप जानते हैं, इतने साल हो गए, उन कागजों का ध्यान नहीं रहा। क्या तुम घर से वो कागज लाकर मुझे दिखा सकते हो? सेठ ने बोला, वो दस्तावेज अब मिले भी या नहीं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि यह बहुत पुरानी बात है। इतने सालों में जाने कहां रख दिए होंगे। समय के साथ चीजें इधर उधर हो जाती हैं। निर्णायक ने उसे बोला, देखो सेठ जी, अब बस बहुत हो गया। ये बात यहीं साफ कर लो। सच सच बता दो कि दस्तावेज हैं या नहीं। अगर तुमने गलत बात कही या कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश की तो मैं मजबूर होकर पुलिस को बुला लूंगा। और याद रखना, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। सच बोलने में ही तुम्हारी भलाई है। सेठ डर गया और कहने लगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे से गलती हो गई। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सच कहूं तो जब मैंने इश्तिहार देखा तो मेरे मन में लालच आ गया था। मैं बस पैसा और संपत्ति देख अंधा हो गया। मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी गलती मान ली है और मुझे अपना अपराध सुधारने का एक मौका दो। राजन को ये देखकर बुरा तो बहुत लगा, पर अच्छा भी लगा कि उसने सच बोल दिया।
और कैसे एक अनजान आदमी ने उसका साथ दिया ताकि उसके साथ कुछ गलत ना हो पाए। वो अनजान आदमी निर्णायक था। राजन वहां से चलने लगा तो निर्णायक ने उसे बोला, अरे राजन, ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो बिना इनाम लिए? इतनी मेहनत और लगन से तुमने ये प्रतियोगिता जीती है और अब अपना इनाम लिए बिना ही चले जाओगे? रुको, तुम्हारा यह पल तो खास है, इसे यूं खाली हाथ मत जाने दो। इनाम तुम्हारा हक है, इसे स्वीकार करो। इस इनाम के बिना तुम्हारी मेहनत अधूरी सी लगेगी। रुको राजन, इसे लेकर ही जाओ। राजन को इस खूबसूरत कला के प्रदर्शन के लिए पहला इनाम मिला। राजन ने इसमें से कुछ राशि सेठ जी को दे दी और बोला, पैसा तो वही जाता है सेठ जी जिसकी किस्मत में लिखा होता है। मैं तो आपकी वजह से ही यहां तक पहुंच पाया हूं और यह प्रतियोगिता जीत सका हूं। आपकी प्रेरणा और सहारा न होता तो शायद मैं यहां तक नहीं आ पाता। इसीलिए इस जीत की इनाम राशि में से एक हिस्सा मैं आपको देना चाहता हूं। इसे आप अपना इनाम समझकर स्वीकार कर लीजिए। इतना बोलकर राजन वहां से अपने घर की ओर चल दिया। सेठ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। राजन के जमाने में 5 लाख बहुत बड़ी राशि थी, जिससे उसकी और उसके परिवार की सारी जरूरतें पूरे होने लगी। और फिर भी राजन अपना काम करता रहा क्योंकि वो मेहनत पर यकीन रखता था। वो सोचता था, अगर घर बैठकर खाऊंगा तो ये भी खत्म हो जाएंगे। शिक्षा, जो सही होता है वही हमेशा विजयी होता है।